हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी प्रोग्रामिंग हाउस। तो आज की इस वीडियो में हम वेब एपीआईज को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम कंप्लीट करंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। और इन वेब एपीआईज को क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ASP.NET Core 9 को यूज़ करते हुए इनको कंज्यूम करना भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। तो वेब एपीआई का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मैंने Visual Studio 2022 ओपन कर लिया और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रही है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। इस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हमने टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास टेम्पलेट है ASP.NET Core वेब एपीआई। इसको आपने सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने प्रोजेक्ट का नेम देना है। तो नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ASP Core वेब एपीआई CRUD, ASP Core वेब एपीआई CRUD। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मेरे पास .NET 8 भी है और .NET 9 भी है। 9 को सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर हमारे पास वेदर फोरकास्ट के नाम से एक मॉडल है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट करेंगे। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रही है डिलीट, इसको आपने डिलीट कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास कंट्रोलर भी है, वेदर फोरकास्ट के नाम से हमारे पास कंट्रोलर है। इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी आपने डिलीट कर देना है। तो जब भी हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें कुछ पैकेजेस की जरूरत होती है। यहाँ पर हमारे पास है डिपेंडेंसीज, इस पे आपने राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है मैनेज न्यूगेट पैकेजेस, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने आ जाना है ब्राउज में। और फर्स्ट पैकेज जो हमने इंस्टॉल करना है वो है Microsoft.Entity Framework Core.SQL सर्वर। यहाँ पर आप टाइप करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पर देखिए हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ रही है Microsoft.Entity Framework Core.SQL सर्वर। इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है इंस्टॉल और यहाँ पर हमारे पास वर्जन डिस्प्ले हो रहे हैं। एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि हम .NET Core 9 को यूज कर रहे हैं, तो आपने वर्जन जो है वो भी 9 का ही सिलेक्ट करना है। 9 को सिलेक्ट करेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट। तो फर्स्ट पैकेज हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास अनइंस्टॉल लिखा आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास ग्रीन टिक का साइन भी आ गया। और अब हमने सेकंड पैकेज इंस्टॉल करना, तो वो सेकंड पैकेज हमारे पास होगा Microsoft.Entity Framework Core.Tools। यहाँ पर आपने SQL सर्वर को यहाँ से रिमूव करना और यहाँ पर आप लिखेंगे टूल्स। जैसे ही आप पैकेज नेम लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगी Microsoft.Entity Framework Core.Tools। इसको आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपने 9 वर्जन को सिलेक्ट करना है और इंस्टॉल पे क्लिक करना है, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट करेंगे। आपने तब तक वेट करना जब तक यहाँ पर अनइंस्टॉल ना लिखा आ जाए। तो यहाँ पर देखें मेरे पास अनइंस्टॉल लिखा आ गया और यहाँ पर हमारे पास ग्रीन टिक का साइन भी आ गया। तो सेकंड पैकेज भी हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हमने थर्ड पैकेज इंस्टॉल करना है और थर्ड पैकेज हमारा है Microsoft.Entity Framework Core.Design। यहाँ से आप टूल्स को रिमूव करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे डिजाइन। जैसे ही आप डिजाइन लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगी, इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप वर्जन 9 को ही रहने देंगे और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आपने ये पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं तो आपका इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें हमारे पास अनइंस्टॉल की ऑप्शन आ गई और यहाँ पर हमारे पास ग्रीन टिक का साइन भी आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारे पैकेजेस जो हैं वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। तो यहाँ से इस स्क्रीन को आपने क्लोज कर देना है। तो पैकेजेस इंस्टॉल करने के बाद आपको पता है कि इस एग्जाम्पल में हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच का यूज करने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे पास डेटाबेस का होना जरूरी है। तो SQL सर्वर को ओपन करते हैं और डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन कर लेना और यहाँ पर आपने कनेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए हमारे पास डेटाबेस का फोल्डर है, इस पे आपने राइट क्लिक करना है, न्यू डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। डेटाबेस का नेम देंगे, मैं यहाँ पे नेम दे रहा हूँ स्टूडेंट DB। आप अपनी डेटाबेस का कुछ भी नाम रख सकते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने डेटाबेस को एक्सपेंड करना है। यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट DB के नाम से डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है, इसको आपने एक्सपेंड करना है। तो अब हमने एक टेबल क्रिएट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आप टेबल पे राइट क्लिक करें, टेबल पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास टेबल की ऑप्शन आ रही है, इस टेबल पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर हम अपने कॉलम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहली फील्ड हमारे पास होगी std id और ये होगी इंटीजर। इसके बाद होगा std नेम और ये होगा वारचार। std नेम के बाद लेंगे std फादर, इसका भी वारचार रखेंगे। फादर के बाद लेंगे एज, std_age, ये हमारे पास होगी इंटीजर। इसके बाद हमने लेना है जेंडर, std_gender और ये हमारे पास होगा वारचार। और जेंडर के बाद हम लेंगे std_date of join और ये हमारे पास होगी डेट टाइम। डेट ऑफ ज्वाइन के बाद हम लेंगे std_class और ये हमारे पास होगी इंटीजर। कॉलम नेम और डाटा टाइप्स डिफाइन करने के बाद आपने std_id, इसको आपने प्राइमरी की सेट करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे,
सेट प्राइमरी की पे क्लिक करेंगे। std_id, इसके लिए आपने आइडेंटिटी भी सेट करनी है, तो उसके लिए आप नीचे आए, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगी आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, इसको आपने ओपन करना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहे इस आइडेंटिटी, इस पे आपने डबल टिक करना है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगी यस। आइडेंटिटी सेट करने के बाद आपने अपने टेबल को सेव करना है, यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने टेबल का नेम देना, तो टेबल का नेम देंगे स्टूडेंट। टेबल का नेम देने के बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से आप टेबल्स पे क्लिक करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, और यहाँ पर आपको आपका टेबल डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने डेटाबेस और टेबल क्रिएट कर लिया। तो अब वापस आ जाए विजुअल स्टूडियो में। तो अब हमने अपने डेटाबेस की कनेक्टिविटी करवानी है, तो उसके लिए हमें scaffold db context कमांड को एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर आप आ जाए टूल्स में, यहाँ से आपने आ जाना न्यूगेट पैकेज मैनेजर में। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है पैकेज मैनेजर कंसोल, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो इस टर्मिनल को, तो इस कंसोल को एक दफा क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कमांड को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और आपको गाइड कर देता हूँ कि कौन कौन सी चीज आपने कैसे प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने लिखना है scaffold db context, इसके बाद आपने अपने सर्वर की इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपने अपने सर्वर का नेम देना, तो नेम यहाँ पर कैसे पता चलेगा, वापस आए एसक्यूएल सर्वर में, यहाँ पर आपके पास है ऑप्शन कनेक्ट की, इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है सर्वर नेम, इसको आपने कॉपी कर लेना है। वापस आएंगे विजुअल स्टूडियो में और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। मैंने पहले से प्रोवाइड किया हुआ है। इसके बाद आपने अपने डेटाबेस का नेम देना है। तो आप अपनी डेटाबेस का जो भी नेम रखेंगे वो आपने यहाँ पर प्रोवाइड करना है। मेरे पास है स्टूडेंट डीबी, तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट डीबी लिखा हुआ है, और इसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करना है। मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। अगर आप विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर आपने देना ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल्स टू ट्रू, और इसके बाद आपने अपने डेटाबेस प्रोवाइडर का बताना। तो उसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे microsoft.entity-framework-core.sql सर्वर, और लास्ट में आपने अपनी डायरेक्टरी अपने फोल्डर का बताना है। यहाँ पर हमारे फोल्डर का नेम है मॉडल्स, जिसमें हमारी डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास और मॉडल क्लास जनरेट होगी। इस कमांड को आप अच्छी तरह नोट कर लें, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपने यहाँ पर जस्ट एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास बिल्ड स्टार्टेड लिखा आएगा, इसके बाद आपके पास बिल्ड सक्सीडेड आएगा, और आपके पास डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास और मॉडल क्लास जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें हमारे पास स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास भी जनरेट हो गया, और इसके साथ साथ अगर हम मॉडल्स के फोल्डर को ओपन करें तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट के नाम से एक मॉडल भी क्रिएट हो गया। तो अब हमने क्या काम करना है, अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को ऐप सेटिंग.json में मूव करना है। तो उसके लिए आप इस फाइल को ओपन करेंगे। इस कोमा के बाद यहाँ पर आप डबल कोट्स लगाएंगे और इसमें देंगे कनेक्शन स्ट्रिंग, कॉलन का साइन देंगे, और यहाँ पर आपने ब्लॉक ओपन करना है। ब्लॉक ओपन करने के बाद आपने अपने कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम रखना है। तो उसके लिए डबल कोट्स ओपन करेंगे, इसमें नेम देंगे DBCS डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग, और इसके बाद दोबारा से कॉलन का साइन लगाएंगे और डबल कोट्स लगाएंगे, और यहाँ पर आपने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग आपको कहाँ से मिलेगी, स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास में आए, यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कनेक्शन स्ट्रिंग है। यहाँ से इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद वापिस आएंगे ऐप सेटिंग्स.json की फाइल में, और यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट करने के बाद वापस आएंगे स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास में, और यहाँ पर आपने इस कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ से रिमूव कर देना है। इन दो लाइंस को आप यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ पर आपने इसको रिमूव कर देना, और इसके बाद आपने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगा देनी है और फाइल को सेव कर देंगे। स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास से हमने कनेक्शन स्ट्रिंग को रिमूव कर दिया और ऐप सेटिंग.json में मूव कर दिया, और अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को program.cs में रजिस्टर भी करना है। इस फाइल को ओपन करेंगे। program.cs फाइल में हमने दो काम करने हैं। फर्स्ट पे हमने क्या काम करना है, अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को यहाँ पे रजिस्टर करना है, और दूसरे नंबर पे हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए यहाँ पर लेंगे builder.services.add-dbcontext, और यहाँ पर हमने अपनी डीबी कॉन्टेक्स्ट का नेम देना। तो वो नेम हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास में आए, यहाँ पर ऊपर आ जाएं, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और वापस आएंगे program.cs में, यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप लेंगे ब्रैकेट, और यहाँ पर आप लेंगे ऑप्शंस ले लें, आइटम ले लें, और यहाँ पर लेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन, और दोबारा से ऑप्शंस लेंगे options.useSQL सर्वर। यहाँ पर हमने अपने डेटाबेस प्रोवाइडर का बताना है। यहाँ पर दोबारा से ब्रैकेट लेंगे और इसमें लेंगे builder.configuration.getConnectionString, और इसमें हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम पास करना है। तो नेम हमें कहाँ से मिलेगा, ऐप सेटिंग.json की फाइल में आ जाए। यहाँ पर हमने अपने कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम रखा था DBCS, इसको कॉपी करें, program.cs फाइल में आएंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर कॉलन का साइन भी लगाना है। फर्स्ट पे हमने क्या काम किया, अपने स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को यहाँ पे रजिस्टर किया है, और इसके बाद हमने डेटाबेस प्रोवाइडर का बताया, और डेटाबेस प्रोवाइडर का बताने के बाद हमने अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे रजिस्टर किया है। तो ये काम करने के बाद आपने फाइल को सेव करना है। जब भी हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो कहाँ पे होती है, स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास में। यहाँ से हमने क्या काम किया, अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को मूव किया ऐप सेटिंग.json
जेसन में। ऐप सेटिंग डॉट जेसन में मूव करने के बाद प्रोग्राम डॉट सीएस फाइल में हमने उसको रजिस्टर कर दिया। तो यहाँ तक हमारी डेटाबेस की कनेक्टिविटी का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमने एपीआई कंट्रोलर क्रिएट करना है। तो यहाँ से इन तमाम फाइल्स को यहाँ से क्लोज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है कंट्रोलर का फोल्डर, इस पे आपने राइट क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कंट्रोलर, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप एपीआई को सिलेक्ट करेंगे, एपीआई कंट्रोलर एम्प्टी इसको आपने सिलेक्ट करना है और ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कंट्रोलर का नेम देंगे, तो मैं यहाँ पे नेम दे रहा हूँ स्टूडेंट। नेम देने के बाद ऐड पे क्लिक करेंगे। तो अब हमने डेटाबेस का इंस्टेंस बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पर लेंगे प्राइवेट रीड ओनली और यहाँ पर देंगे स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट, नाम देंगे डीबी और इसके बाद हमने स्टूडेंट कंट्रोलर का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। तो उसके लिए आप CTR लिख के डबल टैप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कंस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर दोबारा से स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट को लेंगे और नाम देंगे कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पर करेंगे दिस डॉट डीबी इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर हमने डेटाबेस का इंस्टेंस बना लिया। तो अब हमने एपीआई क्रिएट करनी है और फर्स्ट एपीआई हमारी कौन सी होगी, स्टूडेंट लिस्ट की। तो उसके लिए यहाँ पर लेंगे पब्लिक असिंक और यहाँ पर लेंगे टास्क और इसमें आएगा आई एक्शन रिजल्ट और नेम देंगे गेट स्टूडेंट लिस्ट और यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर अवेट का कीवर्ड लगाएंगे और यहाँ पर करेंगे db डॉट स्टूडेंट्स डॉट डॉट टू लिस्ट असिंक और यहाँ पर देंगे रिटर्न और यहाँ पर आएगा ओके। तो यहाँ पर हमारे पास ओके का स्टेटस कोड क्या है 200, जो कि हमारी सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है और इसके साथ साथ हम स्टूडेंट्स की लिस्ट भी यहाँ पे रिटर्न करेंगे। इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आप इसको पेस्ट करेंगे और इसके बाद ये हमारी गेट रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पर आप करेंगे http गेट और यहाँ पर आपने एक काम और करना है। यहाँ पर देखें हमारे पास राउट जो है वो कंट्रोलर लेवल पे है, इसको हम एक्शन लेवल पर डिफाइन करेंगे। यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना। यहाँ पर हमारे कंट्रोलर का नेम क्या है, स्टूडेंट फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और यहाँ पर आपने इसको कॉपी करना है गेट स्टूडेंट लिस्ट और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। अब जब भी हम इस यूआरएल को हिट करेंगे तो हमें स्टूडेंट की लिस्ट रिटर्न होगी। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट एपीआई क्रिएट कर लिया है जिसमें हमने स्टूडेंट्स की लिस्ट को गेट किया है। तो अब हम सेकंड एपीआई क्रिएट करते हैं। अगर हमने किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का रिकॉर्ड गेट करना हो तो वो किस तरह से करेंगे, लेंगे पब्लिक असिंक और दोबारा से लेंगे यहाँ पर टास्क और इसमें आएगा आई एक्शन, यहाँ पर नाम देंगे गेट स्टूडेंट बाय आईडी। तो जब भी हमें किसी एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए होगा तो वो हम आईडी की बेस पे ही गेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक आईडी रिसीव होगी, यहाँ पर लेंगे इंटीजर आईडी और यहाँ पर आप लेंगे एक वेरिएबल, नाम रखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर अवेट का कीवर्ड लगाएंगे और यहाँ पर करेंगे db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड ए सिंक और यहाँ पर हम अपनी आईडी पास करेंगे। ये आईडी आपने यहाँ से कॉपी करनी है और यहाँ पर आप इसको पास करेंगे। यहाँ पर हमने क्या काम किया है, इस आईडी के अगेंस्ट हमने स्टूडेंट्स के टेबल में से रिकॉर्ड को गेट किया और अपने इस वेरिएबल को पास कर दिया और इसके बाद आप यहाँ पर इफ कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे नल। यहाँ से स्टूडेंट को कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अगर ये नल है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे नॉट फाउंड। यहाँ पर हमने नॉट फाउंड का मेथड लगा दिया। अगर इस आईडी के अगेंस्ट हमें रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो यहाँ पर हमने रिटर्न करवा दिया नॉट फाउंड और अगर रिकॉर्ड मिल जाता तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न ओके और इसमें हम ये स्टूडेंट पास कर देंगे और ये एक्शन रिजल्ट भी हमारा गेट रिक्वेस्ट के साथ काम करेगा। तो आपने इन दो लाइंस को यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पर आप इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पर करेंगे गेट स्टूडेंट बाय आईडी। आप यहाँ से इसको कॉपी कर लें और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। तो यहाँ पर हमने दो एपीआई क्रिएट कर ली। फर्स्ट में हमने स्टूडेंट की लिस्ट को गेट करने के लिए एपीआई क्रिएट की और सेकंड में हमने किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का रिकॉर्ड गेट करने के लिए एपीआई क्रिएट की। और अब हम थर्ड एपीआई क्रिएट करेंगे। अगर हमने किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड करना हो तो वो हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर लेंगे पब्लिक, यहाँ पर आएगा असिंक, टास्क लेंगे यहाँ पे, यहाँ पर भी आएगा आई एक्शन रिजल्ट, नाम देंगे क्रिएट स्टूडेंट और यहाँ पर हमें एक पूरा ऑब्जेक्ट रिसीव होगा। तो यहाँ पर हम लेंगे स्टूडेंट, नाम देंगे ओबीजे। यहाँ पर हम राउट भी देंगे क्योंकि राउट हमारा एक्शन लेवल पर है। तो यहाँ पर आप इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पर http गेट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा http पोस्ट, क्योंकि जब भी हमने न्यू रिकॉर्ड सेव करवाना हो तो हमारे पास कौन सी रिक्वेस्ट होती है, http पोस्ट। और यहाँ पर सबसे पहले मॉडल स्टेट को चेक करेंगे। तो यहाँ पर लेंगे इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर ये हमारी मॉडल स्टेट वैलिड नहीं है, यहाँ पर लगाएंगे नॉट का साइन और यहाँ पर करेंगे रिटर्न बैड रिक्वेस्ट।
अगर किसी वजह से हमारी मॉडल स्टेट वैलिड नहीं होगी तो यहाँ पर हमने क्या किया, रिटर्न करवा दिया बैड रिक्वेस्ट को। और अगर हमारी मॉडल स्टेट वैलिड होगी तो यहाँ पर आप लगाएंगे अवेट, यहाँ पर करेंगे db.students.add_async और यहाँ से आप इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आप दोबारा से लेंगे अवेट db.saveChangesAsync और यहाँ पर करेंगे रिटर्न ओके और इसमें आपने इस ऑब्जेक्ट को वापस दोबारा से पास कर देना है। तो यहाँ पर हमने इसका राउट भी सेट करना है, तो इसको यहाँ से कॉपी करें क्रिएट स्टूडेंट को, यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने थर्ड एपीआई भी क्रिएट कर ली। अगर हमने किसी न्यू स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड करना हो तो हम इस एपीआई को यूज करते हुए कंज्यूम करते हुए अपने न्यू स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड करेंगे। तो अब हमने फोर्थ एपीआई क्रिएट करनी है जो कि होगी अपडेट स्टूडेंट के लिए। अगर हमने किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड अपडेट करना हो, कोई चेंजिंग्स करनी हो, तो उसके लिए हम अपडेट की एपीआई क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या काम करना है, इस कोड को आपने एज इट इज कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। और आपको पता है कि जब भी हमने कोई रिकॉर्ड अपडेट करना हो तो उसके लिए कौन सा वर्ब यूज करते हैं, HTTP पोर्ट। तो यहाँ पर हम करेंगे HTTP पोर्ट और यहाँ पर राउट भी चेंज करेंगे। यहाँ पर क्रिएट की जगह पे करेंगे एडिट कर लें या अपडेट कर लें एडिट स्टूडेंट, और इस क्रिएट की जगह पे भी करेंगे एडिट स्टूडेंट। और जब भी हमने किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना हो तो वो भी हम आईडी की बेस पे करते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे आईडी, यहाँ पर हमें आईडी रिसीव होगी और इसके साथ साथ यहाँ पर हमें पूरा ऑब्जेक्ट रिसीव होगा। और इसके बाद यहाँ पर इफ कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पर देंगे आईडी नॉट इक्वल टू obj.studentID। यहाँ पर किस आईडी की बात हो रही है, ये वो आईडी है जिस आईडी के अगेंस्ट हमने रिकॉर्ड को अपडेट करना होगा। इस आईडी को हम चेक करेंगे क्या ये आईडी इस ऑब्जेक्ट में जो आईडी आ रही है उसके इक्वल है। अगर इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न बैड रिक्वेस्ट। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे मैसेज भी पास कर सकते हैं, स्टूडेंट आईडी मिसमैच। यहाँ पर हमारी आईडी मैच नहीं होगी तो हमने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया बैड रिक्वेस्ट। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास दोबारा से इफ कंडीशन है जिसमें हम अपनी मॉडल स्टेट चेक कर रहे हैं। अगर हमारी मॉडल स्टेट भी वैलिड नहीं है तो यहाँ पर भी हमने क्या काम किया, रिटर्न करवा दिया बैड रिक्वेस्ट को। इसमें भी अगर आप मैसेज पास करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मॉडल स्टेट नॉट वैलिड। और इसके बाद आपने इस लाइन को यहाँ से रिमूव कर देना है। यहाँ पर आप लेंगे db.entry.state और इसमें आपने अपना ऑब्जेक्ट पास करना है। इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। इसके बाद इक्वल का साइन आएगा और यहाँ पर आएगा एंटिटी स्टेट डॉट मॉडिफाइड। तो इस लाइन से हमारा डाटा अपडेट हो जाएगा। इसके बाद हमने इसको सेव करवाना है तो उसके लिए आप अवेट का कीवर्ड लगाएंगे और उसके बाद db.saveChangesAsync ये लाइन आपने लाजमी लगानी है। और यहाँ पर हमारा सक्सेस का रिस्पांस आ जाएगा रिटर्न ओके और इसमें हमने अपना अपडेटेड जो ऑब्जेक्ट है उसी को वापस रिटर्न करवा देना है। तो यहाँ पर हमारे पास अपडेट स्टूडेंट की एपीआई भी कंप्लीट हो गई। तो अब लास्ट में हमने डिलीट के लिए काम करना है, डिलीट की एपीआई क्रिएट करनी है। अगर हमने किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट करना हो तो उसके लिए हम डिलीट की एपीआई क्रिएट करेंगे। और रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए कौन सा वर्ब यूज करेंगे, HTTP डिलीट। यहाँ पर लेंगे पब्लिक असिंक, यहाँ पर हम टास्क लेंगे, यहाँ पर आएगा आई एक्शन रिजल्ट, नाम देंगे डिलीट स्टूडेंट। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा रिटर्न ओके। और यहाँ पर हमने राउट भी लगाना है तो राउट यहाँ से कॉपी कर लें, यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। इस डिलीट स्टूडेंट को यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दें। और आपको पता है कि जब भी हमने कोई रिकॉर्ड भी डिलीट करना तो वो भी हम आईडी की बेस पे करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आएगी आईडी इंट आईडी। तो पहले इस आईडी के अगेंस्ट हम रिकॉर्ड को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लेंगे एक वेरिएबल स्टूडेंट, तो यहाँ पर अवेट का कीवर्ड लगाएंगे। इसके बाद db.students.findAsync और इसमें हमने अपनी आईडी पास करनी है तो इस आईडी को यहाँ पर आप पास कर दें। इस आईडी के अगेंस्ट हम स्टूडेंट के रिकॉर्ड को फाइंड करेंगे इस स्टूडेंट्स के टेबल में से और अपने इस वेरिएबल को पास कर देंगे। उसके बाद हमने इफ कंडीशन लगानी है और यहाँ पर इस स्टूडेंट को चेक करेंगे कि ये नल तो नहीं है, डबल इक्वल टू नल। अगर ये नल है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे यहाँ पर नॉट फाउंड।
नॉट फाउंड का यहाँ पे मेथड लगाएंगे और अगर ये रिकॉर्ड हमें मिल जाता है तो इस केस में हमने यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर करेंगे db.students.remove और आपने यहाँ पे ये लाइन लाजमी लिखनी है db.save_changes async। और यहाँ पर हमने बताना है कि कौन से रिकॉर्ड को हमने रिमूव करना है। यहाँ पर हमारे पास है स्टूडेंट, इस स्टूडेंट को हमने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर इसको पास करेंगे और लास्ट में आपने रिटर्न ओके करवा देना है। और आपको पता है कि ओके का जो स्टेटस कोड है वो है 200 जो कि हमारी सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमने डिलीट की एपीआई को भी कंप्लीट कर लिया। तो अब हमने इन तमाम एपीआई को टेस्ट करना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आपको पता है कि आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि इन एपीआई को क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं एपीआई को कंज्यूम करना भी देखेंगे। तो पहले हम इन एपीआई को टेस्ट करते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इन एपीआई को कंज्यूम करना भी देखेंगे। तो अब हम अपने इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और एपीआई को टेस्ट करते हैं। लेकिन रन करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हमारा वेब एपीआई का प्रोजेक्ट है और आपको पता है कि वेब एपीआई का प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन हमें कोई व्यू रिटर्न नहीं करती, क्योंकि इसमें हमें रिस्पॉन्स रिटर्न होता है, रिस्पॉन्स बॉडी रिटर्न होती है। ये हमारी एमवीसी की एप्लीकेशन नहीं है जिसमें हमें कोई व्यू रिटर्न होगा। तो अब इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन को रन कर दिया है लेकिन मेरे पास यहाँ पे कोई भी ब्राउजर ओपन नहीं हुआ। और जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को रन करते हैं, एप्लीकेशन को रन करते हैं, तो हमारे पास एक ब्राउजर ओपन होता है और उसमें हमारे पास लोकल होस्ट कोलन आगे पोर्ट नंबर लिखा होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ब्राउजर ही ओपन नहीं हुआ जिसकी वजह से हमें पोर्ट नंबर भी नहीं पता होगा कि किस पोर्ट पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। और अगर आपके पास भी ब्राउजर ओपन ना हो तो आपने वरी नहीं होना। यहाँ पर आप सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आ जाना है। यहाँ पर आपके पास है फोल्डर प्रॉपर्टीज, इसको आपने एक्सपेंड करना है और यहाँ पर आपके पास फाइल है लॉन्च सेटिंग.json, इसको आपने ओपन कर लेना। तो यहाँ पर देखें, अगर आप अपने प्रोजेक्ट को HTTP प्रोटोकॉल के साथ रन कर रहे हैं तो यहाँ पर देखें हमारे पास लिखा हुआ है लॉन्च ब्राउजर, यहाँ पर आपने ट्रू कर देना है। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखें आपके पास एप्लीकेशन URL भी आ रहा है जिसमें हमें पोर्ट नंबर भी नजर आ रहा है। और अगर आप HTTPS को यूज करते हुए अपने प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास सेटिंग्स है। यहाँ पर देखें हमारे पास लिखा हुआ है लॉन्च ब्राउजर, यहाँ पर आपके पास फॉल्स होगा तो आपने इसको ट्रू कर देना है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन का URL भी आ रहा है तो इस URL को आपने कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पर इसको ट्रू करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, एप्लीकेशन को स्टॉप करते हैं और इसको दोबारा से रन करते हैं। तो यहाँ पर देखें जैसे ही हमने अपनी एप्लीकेशन को रन किया तो हमारा ब्राउजर जो है वो अब ओपन हो गया। लेकिन इसमें हमारा ब्राउजर तो ओपन हो गया लेकिन हमें कोई व्यू डिस्प्ले नहीं होगा। तो अब हमने अपनी एपीआई को टेस्ट करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे URL प्रोवाइड करना होगा। और आपको याद होगा कि वो URL वो राउट हमने अपनी एप्लीकेशन में डिफाइन किया था। वापिस आए विजुअल स्टूडियो में, यहाँ पर आपने आ जाना कंट्रोलर में, यहाँ पर टॉप पे आ जाए। तो ये थी हमारी फर्स्ट एपीआई जो कि हमने स्टूडेंट की लिस्ट के लिए क्रिएट की थी। इस URL को आपने कॉपी करना है और वापस आएंगे ब्राउजर में, यहाँ पे फॉरवर्ड / लगाएंगे और आपने यहाँ पे इस URL को, इस राउट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखें जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्टी एरे रिटर्न हो रही है। और ये एम्प्टी एरे किस लिए डिस्प्ले हो रही है? ये इसलिए डिस्प्ले हो रही है क्योंकि अभी तक हमारे स्टूडेंट के टेबल में कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। और अगर इसी URL को, इसी एपीआई को हमने पोस्टमैन से टेस्ट करना तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पोस्टमैन भी हमारे पास थर्ड पार्टी टूल है और पोस्टमैन से हम एपीआई की टेस्टिंग करते हैं। तो पोस्टमैन से हम किस तरह से टेस्टिंग कर सकते हैं? जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप लिखेंगे पोस्टमैन डाउनलोड। जैसे ही पोस्टमैन डाउनलोड लिख के आप सर्च करेंगे तो आपके पास पोस्टमैन की वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ से आपने पोस्टमैन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे। मैंने पहले से डाउनलोड भी किया हुआ और इसको मैंने इंस्टॉल भी किया हुआ है। तो यहाँ से मैं पोस्टमैन को ओपन कर लेता हूँ। तो जब आप पोस्टमैन को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। यहाँ पर आपके पास प्लस का साइन आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना URL पेस्ट कर देना है। तो ये हमारा वो URL है, वो एपीआई है जिससे हमें स्टूडेंट की लिस्ट रिटर्न होगी। पेस्ट करने के बाद आपने सेंड पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे देखें, यहाँ पर हमारे पास रिस्पॉन्स रिटर्न होगा। यहाँ पर देखें हमारे पास स्टेटस कोड क्या आ रहा है 200। यहाँ पर नीचे देखें रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। और यहाँ पर हमारे पास एम्प्टी एरे है क्योंकि अभी तक हमारे स्टूडेंट के टेबल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए मैं SQL सर्वर को ओपन करता हूं। तो ये थी हमारी स्टूडेंट DB और यहाँ पर हमारे पास है टेबल। इस टेबल को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर देखें हमारे पास टेबल आ रहा है स्टूडेंट। इस पे आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगी सिलेक्ट टॉप 1000 रोज, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर देखें अभी तक हमारे पास स्टूडेंट के टेबल में कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। अगर आप इसमें कोई रिकॉर्ड ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है, इस पे आप राइट क्लिक करेंगे
और एडिट टॉप 200 रोज, इस पे आपने क्लिक करना है। तो हम एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ से ऐड करेंगे और उसको पोस्टमैन में चेक कर लेंगे, और बाकी जितने भी रिकॉर्ड हमने ऐड करने होंगे तो उसके लिए हमने एपीआई क्रिएट की है क्रिएट स्टूडेंट। तो क्रिएट स्टूडेंट की एपीआई को यूज करते हुए बाकी रिकॉर्ड्स हम ऐड करेंगे। तो फर्स्ट रिकॉर्ड हमने ऐड करना, तो यहाँ पर हम देंगे स्टूडेंट नेम, फादर नेम देंगे, एज देंगे, जेंडर देंगे, यहाँ पर आपने डेट देनी है, और लास्ट में हमने देनी है क्लास। तो क्लास हम करेंगे 12। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखें जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो हमारा रिकॉर्ड जो है वो फिल हो गया, और यहाँ पर स्टूडेंट आईडी जो है वो खुद से असाइन हो गई। और आपको पता है कि स्टूडेंट आईडी हमारी प्राइमरी की है और ये ऑटो इंक्रीमेंट है, तो इसलिए स्टूडेंट आईडी हमें देने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट रिकॉर्ड को खुद से ऐड कर दिया। तो अब वापस आते हैं पोस्टमैन में। तो अब दोबारा से इस फर्स्ट एपीआई को हिट करते हैं जिसमें हमें स्टूडेंट की लिस्ट रिटर्न होगी। सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें हमारे पास स्टेटस कोड क्या आया 200 ओके। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ है जिसमें हमारा एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, एक कंप्लीट स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। तो ये वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है जो अभी हमने खुद से डेटाबेस में ऐड किया था। तो अब हम क्रिएट स्टूडेंट की एपीआई को यूज करते हुए स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड करके देखते हैं। वापस आए विजुअल स्टूडियो में, यहाँ पर हमारे पास क्रिएट स्टूडेंट का यूआरएल क्या है, इस यूआरएल को आपने कॉपी करना है। वापस आएंगे पोस्टमैन में, यहाँ पर आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और जब हम स्टूडेंट की लिस्ट गेट कर रहे हैं तो हमारे पास वर्ब कौन सा यूज हो रहा था, गेट। और अब हमने स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड करना है, तो उसके लिए कौन सा वर्ब यूज होगा, इसको आपने ओपन करना है। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है पोस्ट, और इसके बाद आपने क्या काम करना है, बॉडी पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने क्लिक करना है रॉ पे। यहाँ पर आपके पास जेसन सेलेक्ट होना चाहिए। और आपको पता है कि जब हमने स्टूडेंट ऐड करना हो तो उसके लिए हमें पूरा ऑब्जेक्ट पास करना होता है। तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से कॉपी करें, इसमें हम चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट आईडी देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप कर दें 0, और यहाँ पर नेम देंगे, फादर नेम यही रहने देंगे, एज को चेंज करेंगे, एज हम यहाँ पे करेंगे 25, और यहाँ पे क्लास चेंज करेंगे, 12 की जगह पे हम करेंगे 14। डाटा चेंज करने के बाद आपने काम करना है, इस रिस्पॉन्स को आप एक दफा क्लियर कर दें। यहाँ पर आएंगे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रही है क्लियर रिस्पॉन्स, इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लियर करने के बाद आपने यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखें जैसे ही मैंने सेंड पे क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास रिस्पॉन्स में क्या आया, 200 ओके। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमें पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न हो गया। इसमें स्टूडेंट आईडी क्या है 2, नेम हमने दिया था सलमान, एज हमने दी थी 25, और यहाँ पे हमने क्लास क्या दी थी 14। तो यहाँ पर हम एक और रिकॉर्ड को ऐड करके चेक करते हैं। यहाँ पे नेम देंगे मिरहा, एज देंगे 30 और क्लास देंगे 16। सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें हमारे पास स्टेटस कोड आ गया 200 ओके। और यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट आईडी क्या आई है 3, नेम मिरहा आ गया, एज 30 आ गई, और यहाँ पर हमारे पास क्लास क्या आई है 16। और अब अगर हम स्टूडेंट की लिस्ट को दोबारा से हिट करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास कितने रिकॉर्ड डिस्प्ले होते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होती है हिस्ट्री की, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट लिस्ट की एपीआई है, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पर सेंड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास रिस्पांस में क्या आया 200 ओके। और अगर हम इसको स्क्रॉल करें तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद इसको नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो स्टूडेंट आईडी 2 आ गई, और इसके बाद दोबारा से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड रिकॉर्ड भी डिस्प्ले हो रहा है। फर्स्ट एपीआई में हमारे पास स्टूडेंट की लिस्ट रिटर्न हो रही थी, और सेकंड एपीआई में हमने क्या काम किया है, अपने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को ऐड किया है। और अगर हमें किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी चाहिए हो तो उसके लिए भी हमने एपीआई क्रिएट की थी। तो उसका यूआरएल भी कॉपी कर लेते हैं। वापस आए विजुअल स्टूडियो में, तो यहाँ पर हमारे पास एपीआई थी गेट स्टूडेंट बाय आईडी। इस यूआरएल को आप कॉपी करेंगे, वापस आएंगे पोस्टमैन में और यहाँ पर आप इसको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का रिकॉर्ड गेट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर देंगे आईडी इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट आईडी 2 पास कर दी। इसके बाद आपने सेंड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया 200 ओके। और यहाँ पर हमारे पास 2 पे कौन सा रिकॉर्ड है, सलमान। तो अब हम फोर्थ एपीआई को टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए यूआरएल को कॉपी करेंगे, वापस आए यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में, यहाँ पर हमारे पास है एपीआई स्टूडेंट, ये हमारे पास क्रिएट स्टूडेंट का यूआरएल है। थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पास है एडिट स्टूडेंट, इसको आपने कॉपी करना है। वापस आए पोस्टमैन में और यहाँ पर आप इसको पेस्ट करेंगे। और आपको पता है कि जब भी हमने किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड अपडेट करना हो तो वो भी हम आईडी की बेस पे करते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर देंगे आईडी इक्वल्स टू 2, और इसके साथ साथ हमने ऑब्जेक्ट भी पास करना है। तो यहाँ पर आएंगे बॉडी में, रॉ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास जेसन होना चाहिए सिलेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। इस सलमान की जगह पे करेंगे हम राशिद, एज करेंगे 35 और क्लास करेंगे 11। चेंजेस करने के बाद आपने सेंड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखें जैसे ही मैंने सेंड पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास रिस्पॉन्स क्या आया, मेथड नॉट अलाउड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने जो वर्ब यूज किया है ये ठीक नहीं है। और आपको पता है कि जब भी हमने कोई रिकॉर्ड अपडेट करना हो तो उसके लिए हम पुट का वर्ब यूज करते हैं। तो अब सेंड पे क्लिक करेंगे।
तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास स्टेटस कोड आ गया 200 ओके, और रिस्पांस में हमें कंप्लीट अपडेटेड ऑब्जेक्ट रिसीव हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारी फोर्थ एपीआई भी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। तो अब हमने लास्ट एपीआई को टेस्ट करना है जो कि हमारे पास डिलीट की थी। वापस आए विजुअल स्टूडियो में, यहाँ से यूआरएल को कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, वापस आएंगे पोस्टमैन में और यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। और आपको पता है कि जब भी हमने कोई रिकॉर्ड डिलीट करना तो वो भी हम आईडी की बेस पे करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यहाँ पे देंगे आईडी इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पे जो रिकॉर्ड है हम उसको रिमूव करना चाह रहे हैं। तो उसके साथ साथ हम यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज करेंगे, डिलीट। इसको हिट करने से पहले हम रिस्पॉन्स को यहाँ पे क्लियर करेंगे और यहाँ पे नन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेरेंट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आईडी है 3 और सेंड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखें हमारे पास स्टेटस कोड क्या आया 200, जो कि हमारी सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। और अब हम स्टूडेंट की लिस्ट को दोबारा से कॉल करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कितने रिकॉर्ड डिस्प्ले होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गेट स्टूडेंट लिस्ट एपीआई का यूआरएल आ गया और यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटस कोड आ गया 200 ओके, और यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पर हमारे पास सेकंड रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है और थर्ड रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुली यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो ये थी आज की वीडियो जो कि वेब एपीआई पे बेस करती थी, जिसमें हमने कंप्लीट करंट ऑपरेशंस को डिटेल में डिस्कस किया और इसके साथ साथ तमाम एपीआईज को हमने पोस्टमैन में टेस्ट भी किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ASP.NET Core 9 को यूज करते हुए इन्हीं एपीआईज को कंज्यूम करना भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।